अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल लिया था होमवर्क, और आपने चूंकि इन्वेंट्री की एक्स्ट्रा क्लास ली होगी इसलिए आप सवाल नहीं कर पाए होंगे। बहुत कोशिश करते रहे होंगे, किया है, और मसले भी बहुत सारे होंगे। एक ही मसला है, बाय प्रोडक्ट वाला। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे बैच से पर बॉटल किया, इसमें नहीं मसला। चलो ठीक है, जबरदस्त है, इसमें है मसला। हाँ, तो बॉटल्स तो आउटपुट से बननी है ना। अच्छा, अभी जो सवाल मैं कराने लगा हूं, इस सवाल को देख के आपने जिंदगी से मायूस नहीं होना। जितना भी इसमें से रिटेन कर सकें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। और ये बड़े बड़े सवाल या मुश्किल सवाल करने से ना सिर्फ ये नहीं होता कि ये सवाल पेपर में आ जाता तो कैसे करते, ना करते, लेकिन जो इसमें वर्किंग्स कर रहे होंगे वो वर्किंग्स कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट हो सकती हैं। तो अभी मैं होमवर्क इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि आपका दिमाग काफी सारा ना मुझे सवाल के लिए चाहिए, तो वो सवाल पहले सॉल्व कर लें, और अगर उसके बाद आप काबिल बचे तो फिर मैं होमवर्क करता हूं डिस्कस। और सीवीपी खत्म है क्योंकि सारे सवाल ही कर लिए। एक दो जो रह गए इसमें तौफीक वो बाद में कर लेना। स्प्रिंग 23 में इसका सवाल नहीं आया था, ऑटम 23 में एक बिल्कुल मुनासिब सा मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन का सवाल आया था। सीएस रेशियो निकालनी थी और उससे ब्रेक इवन निकालना था। हस्बे तौफीक किसी ने करना हो तो बिल्कुल कर लेना। अभी आप पढ़ लीजिए ऑटम 17। ऑटम 17 ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन, डिजिटल इंडस्ट्रीज के नाम से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लीजिए ध्यान से, परसेंटेजेस बहुत सारी हैं इसमें। सवाल मजे का है एज लॉन्ग एज आपको पढ़ते हुए मजा आए, वरना परेशानी शुरू हो जाएगी। बस ये पहले आपको इसलिए बता रहा हूं कि सवाल से ना मायूस होकर छोड़ना नहीं होता। जो इसमें कैलकुलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी और सवाल में हो जाया करती है मिक्स। तो सवाल पढ़ ले बेटे ध्यान से, मैं करता हूं फिर। ऑटम 17 अटेम्प्ट का सवाल है डिजिटल इंडस्ट्रीज के नाम से। तो पास पर गई है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं बात करता हूं। कैसे पता है चैप्टर का सवाल है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन का जिक्र है, और पूछा तो ब्रेक इवन ही है, लेकिन इसको शुरू में एक तो इसलिए नहीं कराया था क्योंकि आपने पहले चैप्टर से डर जाना था, और दूसरा मैं इसको पर्सनली ये चौथे हिस्से में सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि मैनेजमेंट ने फॉलोइंग एक्शंस सोचे हैं, तो आपसे पूछा है कि अगर ये एक्शंस ले लें तो बताएं फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, इसलिए मैंने इसको सेटिंग में रखा है, वरना बस इस चैप्टर का सवाल है, दैट्स इट, इस चैप्टर का सवाल है।
तो पूछा है ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स पूछी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। तो ये मैं कर रहा हूं ऑटम 17, और चूंकि बजटेड सेल्स पूछी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो ब्रेक इवन निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा ना, तो ब्रेक इवन सेल्स भी चाहिए। तो हमें चाहिए सवाल में ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स, और इनका डिफरेंस लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, फिर उसको एज अ परसेंटेज देखेंगे। बस ये है जी सवाल, ये है बस। बजटेड सेल्स निकालनी है, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, इनका डिफरेंस लेके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, वो एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल्स तो परसेंटेज आएगी। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट, ये पहचानने में किसी को परेशानी। बजटेड सेल्स निकालते हैं। अब तक जितने भी चैप्टर में सवाल किए, शायद कोई 2-3 सवालों में बजटेड सेल्स निकाली भी हो। किस किस तरीके से हम अगले साल की सेल्स निकाल सकते हैं? एग्जिस्टिंग साल का डाटा दिया हो और उससे अगले साल की फिगर्स निकालनी हो, तो प्राइस चेंज भी डाल लेते हैं और वॉल्यूम चेंज भी डाल लेते हैं। और कुछ सवालों में वॉल्यूम चेंज नहीं पता था, ना वॉल्यूम चेंज नहीं पता था, तो फिर बजटेड सेल्स नहीं, बजटेड सेल्स तक कैसे पहुंच रहे थे? इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज नहीं, किस दूसरे तरीके से? हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से क्रॉस अप करके पहुंच रहे थे, यानी फिर हमें ब्रेक इवन सेल्स के रास्ते से जाना पड़ रहा था। तो वो रास्ता तो नहीं चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो खुद कहा है कैलकुलेट करने को। तो इसलिए हमें बजटेड सेल्स निकालने के लिए पिछले साल की सेल्स इंटू प्राइस चेंज और इंटू वॉल्यूम चेंज डालना है। तो पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 89.6 मिलियन। जिन बच्चों को ये आगे की अंग्रेजी भी समझ नहीं आई ना, मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसकी अंग्रेजी भी समझा दूंगा। पहले पैराग्राफ में से 2017 जो ईयर गुजर चुका, उसकी एक्चुअल सेल्स ढूंढने में किसी को मुश्किल? अच्छा, मुश्किल हो तो बेटा बताया करें, क्योंकि मेरा ख्याल है शायद किसी को मुश्किल हो रही हो कि ये एक्चुअल सेल्स है, ये कैसे पता? हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन कि ये एक्चुअल सेल्स हैं गुजरे हुए साल की? नहीं ना, पक्की बात है। तो पिछले साल की सेल्स हो गई है। अब अगले साल की सेल प्रोजेक्ट करने के लिए प्राइस चेंज और वॉल्यूम चेंज। प्राइस चेंज किधर है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 की मैं डिटेल अंग्रेजी तो बाद में बताता हूं, पहले सिर्फ समरी बता रहा हूं सवाल की, कि पहले पैराग्राफ में, सवाल के पहले पैराग्राफ में 2017 का डाटा दिया हुआ है कि 2017 में सेल्स इतनी थी, कंट्रीब्यूशन बता दी और वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप बता दिया। पहले पैराग्राफ में 17 ईयर का कुछ डाटा दिया है। फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में 2 डायरेक्टर्स के मशवरे हैं। अच्छा, सारे डायरेक्टर दिल के बुरे नहीं होते, कल वाले जैसे नहीं होते, सारे कुछ अच्छे भी होते हैं। तो 2 डायरेक्टर्स के मशवरे हैं, और उन दोनों डायरेक्टर्स के मशवरों के बाद मैनेजमेंट ने फिर फाइनली फॉलोइंग प्लान डेवलप किया है। दोनों डायरेक्टर्स के मशवरे क्या हैं? एक कह रहा है कि सेल प्राइस हम बढ़ा तो सकते नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर सेल प्राइस कम कर लें तो यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। और दूसरा डायरेक्टर कह रहा है कि आप यूनिट्स बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा तो एग्जिस्टिंग प्लांट इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता, उसकी तो जो कैपेसिटी अभी इस वक्त हालत है उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो फिर फाइनली मीटिंग में डिसाइड हुए हैं फॉलोइंग प्लान, जिनमें पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी की तफसील बाद में बताऊंगा। सिर्फ पॉइंट 1 की समरी यह है कि एक नया प्लांट लगाना है, तो पुराना किधर जाएगा? बेच देंगे। और पॉइंट नंबर 2 जी, सेल प्राइस 2% कर देंगे कम, तो क्या करूं? इंटू 0.98, और आगे इंटू वॉल्यूम चेंज। अब आप अपनी अंग्रेजी और अपना अब तक का नॉलेज लगाएं और पॉइंट 1 सारा पढ़ के जरा क्वांटिटी चेंज तो ढूंढने शाबाश सारे, पहले ट्राई करें सारे। हाँ, दूसरे पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस पे ध्यान दिला दूं, एग्जिस्टिंग प्लांट की जितनी भी कैपेसिटी है हम करंटली उसके 70% तक पहुंच पाए, यानी अगर प्लांट से बन सकते थे 100 यूनिट्स, तो हम अभी फिलहाल 70 यूनिट्स बनाया करते हैं। चलें, अब ये पॉइंट नंबर 1 का पहला पैराग्राफ ही आएगा, बस काम उसको पढ़िए, और मैंने पूछा है यूनिट्स में कितनी ग्रोथ आएगी, करिए कैलकुलेट। ट्राई सारे किया करें। किधर है, कौन है, कहां है? %20 तो इंतहाई मासूम वाला जवाब है, मतलब तो इंतहाई मासूमियत है।
नहीं, करीब करीब है। मैंने ना काफी पहले कभी जब परसेंटेजेस करा रहा था तो शायद ये ग्रोथ कैलकुलेट करना और ये चीजें बताई हुई हैं कि एक साल के यूनिट्स इतने थे, अगले साल के इतने थे, तो बताएं कितने परसेंट ग्रो किए। तो खैर भूल भाल गए होंगे जी। हाँ जी, चलें, जिनसे होना था हो गया होगा। बाकी कोशिश बेटे जरूर किया करें। अगर आपसे नहीं हुआ ना कैलकुलेट, कोई बात नहीं, लेकिन जो कोशिश कर रहे थे आप, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद थी। 45.71%, करीब करीब नहीं पहुंचे। जिन्होंने ये समझा कि इतनी सीधी सी बात है, ये सर वर्किंग करने को क्या क्यों रहे हैं, जो उसने कहा तो है 20% ज्यादा होगा, तो वो 20% जितने यूनिट्स पिछले साल बेचे थे उससे 20% ज्यादा नहीं है। ये तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि जो पुराना प्लांट था उसकी जितनी कैपेसिटी थी, नए प्लांट की कैपेसिटी पुराने की कैपेसिटी से 20% ज्यादा है। मैं भी वर्किंग करता हूं ऑफिशियली, सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूं। जो पुराना प्लांट था उसकी जितनी भी कैपेसिटी थी, हम उस वक्त 70 यूज कर रहे थे, और जो नया प्लांट होगा, इस नए प्लांट की कैपेसिटी पुराने की कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसको परसेंटेज की बजाय आसान करने के लिए ये कह दूं कि पुराने में अगर 100 यूनिट्स बनते थे तो नए में 120 बनेंगे, क्योंकि ये इससे 20% ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा। लेकिन हमें कैपेसिटी नहीं निकालनी, हमें यह निकालना है कि पिछले साल जो यूनिट्स बनाते थे और अगले साल जो यूनिट्स बनाएंगे तो उसमें कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। नए प्लांट पे कितने यूनिट्स बनाएंगे, इसकी पूरी कैपेसिटी का 85%, तो 85 यूनिट्स बनाएंगे। नहीं, 120 का 85%, 102। तो हमने जो ग्रोथ देखनी है ना, वो यहां से यहां तक की देखनी है। ये देखना है, पिछले प्लांट की जितनी कैपेसिटी थी, हम इतने यूनिट्स बनाते थे, नए प्लांट की इतनी कैपेसिटी होगी और उस कैपेसिटी का 85% हम यूज करेंगे। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइज करने का मतलब पता चल रहा है? अगर एक प्लांट की कैपेसिटी है कि रोज 100 घंटे काम हो सकता है, 70% यूटिलाइज करने का मतलब है कि हम बस सिर्फ 70 घंटे चलाते हैं उस काम को, उस मशीन को। इस क्लास की कैपेसिटी अगर 200 स्टूडेंट्स हैं, 200 सीट्स हैं, और हमने सिर्फ चेयर्स खुली खुली लगा के बस 100 चेयर्स लगाई हुई हैं, तो हम इसको 50% यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक प्लांट की कैपेसिटी 70% पहले यूटिलाइज होती थी। इमरान है भी इधर? मुझे कुछ मसला लग रहा है आवाज में। आवाज ठीक आ रही है, गूंज नहीं रही ये इसमें से? खैर आप मगन है पढ़ाई में, आपको नहीं फील हो रहा होगा। पिछले प्लांट की कैपेसिटी, अब हुआ है ना? इमरान, एक तो ना मुझे लग रहा है कि बहुत चीखना पड़ रहा है, मुझे बोलते हुए लग रहा है मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, और दरमियान में कहीं आवाज मिस भी हुई थी, लेकिन कुछ शोर शोर सा बन रहा है। पुराने प्लांट की कैपेसिटी, पुराने की कैपेसिटी जितनी भी थी उसका 70% हम बस यूटिलाइज किए हुए थे, यानी जितने यूनिट्स बना सकते थे बस इतने बनाया करते थे। अगले प्लांट की कैपेसिटी पुराने की टोटल कैपेसिटी यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि जितने टोटल यूनिट बन सकते हैं उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा कैपेसिटी वाला यह प्लांट है। तो इस नए प्लांट को भी हम फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे, 85% यूटिलाइज करेंगे। यानी कितने यूनिट्स बनाएंगे? 102। तो अगर पिछले साल इतने यूनिट्स बनाए थे, अगले साल इतने यूनिट्स बनाना चाहते हैं, तो कितने परसेंट? तो ये बनता है 45.71%। अगर एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी को हम बेस बना ले तो न्यू प्लांट की कैपेसिटी होगी, ये आवाज बीच में गायब हो रही है इमरान, 120। इमरान ही गायब हो गया, अच्छा। और अगर नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन कितनी होगी? 120 का 85% यानी 102। तो अब ये एग्जिस्टिंग से कितने परसेंट ज्यादा है? 70 से 102 कितना ज्यादा है? 45.71%। ये होगी इसकी क्वांटिटी ग्रोथ। तो ये बन जाएगा 1.4571।
बजटेड सेल्स आ गई 127.95 जी। वो तो मटेरियल कितना लगेगा उस पर असर पड़ेगा ना, यहां तो हम बात कर रहे हैं कितने प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 की मैं अंग्रेजी दोबारा समझाता हूं जिनको नहीं समझ आया। न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड, नया प्लांट इंस्टॉल करेंगे जिसकी कैपेसिटी पुराने प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी। यानी पिछले साल जितने यूनिट्स बनाते थे उससे 20% ज्यादा नहीं, पुराने से जितने टोटल यूनिट्स बना सकते थे उससे ज्यादा यूनिट्स बनाने की 20% ज्यादा यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी। यानी अगर इस कमरे में 100 चेयर्स लग सकती हैं तो एक बड़ा कमरा बन रहा है जहां पर 120 चेयर्स लग सकती हैं, कैपेसिटी 20% ज्यादा है। और इस नए प्लांट को अगले साल यूज करेंगे पहली दफा, तो इसलिए वो फर्स्ट ईयर कह दिया। और अगले साल का प्लान है कि इस नए प्लांट की कैपेसिटी भी फुल यूटिलाइज नहीं होगी, उसका 85% यूटिलाइज होगा। ये इस पॉइंट 1 के पहले पैराग्राफ का मतलब है। बीच में लोन का जिक्र भी है लेकिन वो कॉस्ट निकालते हुए बताऊंगा। तो पॉइंट 1 का पहला पैराग्राफ ये उसका मतलब निकाला है वर्किंग मन। किस सेल्स को बताएं कैसे किया? बिल्कुल ठीक है। इग्नोरिंग प्राइस चेंज, आपने ये इग्नोरिंग प्राइस चेंज किया। अच्छा, ये एक तरीका ये है कि अगर पिछले साल सेल्स थी इतनी, अगर पूरा प्लांट यूटिलाइज करते तो इतनी सेल्स होती, और नया प्लांट इससे इतना है, लेकिन हमने नया पूरा प्लांट इस्तेमाल करना नहीं है, तो जो अमाउंट निकलेगी इन दोनों में फर्क देख लें तो वो 45.71% होगा। बजट सेल्स डन। अब अगली कोशिश ब्रेक इवन की, और ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है ना, तो हमें चाहिए ब्रेक इवन यूनिट्स में नहीं, रेवेन्यू में। तो उसके लिए चाहिए होगी टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं डिवाइडेड बाय CS रेशो पता नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। तो CS रेशो तो पहले पैराग्राफ में दी हुई है, तो वो वही नहीं है। पहले पैराग्राफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% था, वो पिछले साल था, तो इस साल क्या पुराना हो गया होगा? क्योंकि प्राइस में चेंजेस आ गई इसलिए ये 25% रेलिवेंट नहीं रहा। तो हमें नया CS रेशो और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने लगा। टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में पहले पैराग्राफ से चलते हैं। पहले पैराग्राफ में तो सेल्स और ब्रेक इवन और कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कंपोनेंट, अच्छा चलो कुछ नहीं मिला। दूसरे पैराग्राफ में डायरेक्टर्स के मशवरे हैं। फिर अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, इसमें फिक्स कॉस्ट की कोई बात? हाँ जी, इसमें फिक्स कॉस्ट की इनफैक्ट हमें दो चीजें मिल रही हैं पॉइंट नंबर 1 में। एक मिल रही है डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट। तो ये फिक्स्ड है? नहीं, इंटरेस्ट फिक्स्ड है, लोन पे इंटरेस्ट देना है तो फिक्स्ड है। तो एक तो आ जाएगी डेप्रिसिएशन, और नया प्लांट कितने का? 30 और लाइफ 10, तो डेप्रिसिएशन हो गई 3, और एक इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। कितना लोन लेना है? कितना लोन लेंगे नहीं पता। हमने लोन इसलिए लेना है कि नया प्लांट खरीदना है, या लोन इसलिए लेना है कि नए प्लांट के पैसे देने, या एक ही बात है?
नया प्लांट लेने के लिए लोन लेना है या नए प्लांट के पैसे देने के लिए लोन लेना है? पैसे देने के लिए। तो नए प्लांट के पैसे कितने देने हैं? 28। पॉइंट नंबर 1, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। एग्जिस्टिंग प्लांट 15 साल पहले खरीदा था 27 का, 3 साल जिंदगी इसकी बाकी है, वुड बी ट्रेडेड इन, यानी एक्सचेंज होगा 2 मिलियन के लिए। तो फिर नया प्लांट हमें 30 का जरूर मिलेगा, लेकिन पैसे कितने दे रहे होंगे? 28। तो हम लोन लेंगे 28, 2.8। पॉइंट 2 में 0.3, 0.4, 0.5 जी, 0.5। ओवरहेड्स 4% महंगे हो जाएंगे। किससे महंगे हो जाएंगे? तो पिछले वाले कितने, वो निकालने पड़ेंगे। अदर फिक्स कॉस्ट हमें पिछले वाले निकालने पड़ेंगे। 2017 को सॉल्व करके हमें अदर फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 2017 में टोटल फिक्स कॉस्ट थी कितनी? अच्छा, इस चैप्टर के ना, इस चैप्टर में खास जरूरी है इस चैप्टर में बात कि सारे सवाल ना, बेशक बजाहिर आपको लग रहे हो कि कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन हर सवाल में इस चैप्टर के बाकी किए हुए सवाल काम आते हैं। आप सोचें अच्छा कहां कहां इस चैप्टर में हमने और क्या क्या किया है। तो इस चैप्टर में बाकी सवालों में फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ी पिछले साल की। तो मेरा ख्याल है शायद 2 सवालों में हम ये काम कर चुके हैं कि पिछले साल की ब्रेक इवन और सीएस रेशो को इस्तेमाल करके फिक्स कॉस्ट निकाली थी, जो असल में इस फार्मूले का काम किया था। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस इज इक्वल टू ब्रेक इवन। तो अगर फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो ब्रेक इवन इंटू सीएस। पहले पैराग्राफ में आपको ब्रेक इवन भी मिल रहा है और सीएस रेशो भी अवेलेबल है। तो 17 की टोटल फिक्स कॉस्ट निकल सकती है कितनी? 28। पूरी के 28 पॉइंट्स होंगे। 28 ये कहां से आई? 89.6 मिलियन पिछले साल की सेल्स थी, और ये ब्रेक इवन से, पिछले साल लॉस में थे हम, ब्रेक इवन से भी कम सेल्स थी, और ये ब्रेक इवन के 80% के बराबर थी। तो इसको जब 80% से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेंगी ब्रेक इवन, और उस पर जब लगाएंगे सीएस रेशो जो के, तो पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी। ये सब इन्फ्लेट कर देनी है। पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन भी थी इसमें, वो हटा लेते हैं। और पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन, पुराना प्लांट कितने का था? 27। और इसकी लाइफ, इसकी लाइफ 18। एफएआर 1 में आईएस 16 पढ़ते हुए आपने अपने जवानी बचपन सब लगा दिया, और अगर कॉस्ट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है तो रिमेनिंग लाइफ नहीं, टोटल लाइफ लेते हैं। बुक वैल्यू से कैलकुलेट करनी होती है तो रिमेनिंग लाइफ। 27 मिलियन क्या है कॉस्ट? 3 साल अभी रहते हैं, लेकिन 15 साल पहले खरीदा था। रेहान बीच में आवाज मिसिंग लग रही है मुझे, है ना? किधर गया इमरान? किसमें? अच्छा हाँ जी 18 क्या? यस सर, 15 साल पहले खरीदा था और 3 साल जिंदगी के बाकी हैं, मतलब टोटल 18। कितनी आ गई? 1 पॉइंट। अच्छा यहां पर एक सवाल का मैं इंतजार कर रहा था, पूछा नहीं किसी ने, पुराने की डेप्शन निकालते हुए। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस आरवी। तो सवाल में कहीं आरवी है? ये 2 मिलियन आरवी है? नहीं, ये आरवी नहीं है। क्यों नहीं है? है तो क्या आरवी होती है कि जब पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी तो कितने का बिकेगा। ये तो अभी 2 मिलियन का बिकेगा, तो ये आरवी नहीं है। ये तो अभी की हालात है ना, अभी इसकी 3 साल जिंदगी बाकी है, अभी ये 2 मिलियन का बिक सकता है। आरवी ये नहीं होती, आरवी होती है लाइफ के एंड पे क्या होगा, तो वो कुछ नहीं है, जीरो है। ये क्या बचा? तो ये जो अदर थे 26.5 वर्किंग 2.1, इनको महंगा कर लिया 26.5 into 1.04 27.56। जी जनाब यहां तक। अरे तो फिर मैंने ऐसे ही डरा दिया था, तो आराम से हो गया सवाल। जी और कोई फिक्स कॉस्ट सवाल में देखें, कोई और फिक्स कॉस्ट? और कोई फिक्स कॉस्ट? क्या जी? पहले पैराग्राफ में कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी सीएस रेशो, तो ये ब्रेक इवन सेल निकाली है,
उसको CS से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ब्रेक इवन के फार्मूले को रीअरेंज किया। ये इस चैप्टर के सवालों में ना पहले भी किया है कि अगर हमें ब्रेक इवन सेल पता हो तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट तक पहुंच जाते थे, ये वो काम किया है। और कोई फिक्स कॉस्ट? हाँ जी, चले मैं बताता हूं। ये एक और फिक्स कॉस्ट बता रहा हूं, ये ना आईकैप के सॉल्यूशन में भी उनसे मिस हुई थी। है जी, सॉल्यूशन तो नहीं देखा? पक्की बात है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लॉस ऑन डिस्पोजल, पुराना एसेट बेच दिया हुआ है, 2018 में बेचेंगे ना, कितने का बेचेंगे? 2 मिलियन का। तो जब 2 मिलियन का बेचेंगे तो चेक करिए उस पर लॉस आ रहा है कैसे? 2 मिलियन का बेचेंगे और इसकी बुक वैल्यू कितनी? 27 मिलियन कॉस्ट है। 18 साल की जिंदगी में से 15 साल गुजर गए हुए हैं और IAS 16 में आपने जिंदगी का इतना अरसा लगाया, तो बुक वैल्यू तो ऐसे निकाल लेंगे 4.5। 27 मिलियन वाले एसेट की 18 में से 3 साल की जिंदगी बची हुई है, ये मैंने बुक वैल्यू निकाली है ये, तो लॉस आ गया 2.5। अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल यहां फिक्स कॉस्ट में लिखने पे किसी को इतराज नहीं है? थोड़ा सा है, दिल घबरा रहा है, क्या इतराज है? लॉस फिक्स कॉस्ट क्यों है? वेरिएबल कॉस्ट है। लॉस ऑन प्लांट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पुराना प्लांट वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ये एक्सपेंस नहीं है? तो एक्सपेंसेस ही ले रहे हैं ना हम यहां। अरे तो खत्म कर दिया मैंने सीवीपी। ये जो हम लोग सेल्स में से ब्रेक इवन और फिक्स कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक्सपेंसेस ही हैं। ये हम लोग इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और ये सब जो अब तक करते आ रहे थे, एक्सपेंसेस ही तो ले रहे थे। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो एक्सपेंस ही है ना, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी एक्सपेंस ही है। वो कौन सा कोई लॉस ऑन डिस्पोजल को यहां शामिल करने पे जो कंफ्यूजन है फिर को बताए ना, मैं इसका जवाब दूं ताकि है? पहले नहीं किया तो पहले कभी किसी सवाल में था ही नहीं ना। न्यू प्लांट का कैसे दिया होता? नया प्लांट तो खरीदना है, नया प्लांट तो खरीदना है ना। अरे नया प्लांट अभी खरीदना है तो उसका लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों होना था? लॉस ऑन डिस्पोजल को फिक्स कॉस्ट में शामिल करने पे इतराज है? क्या इतराज है? हर दफा लॉस आएगा। हम 2018 सॉल्व कर रहे हैं बस। तो वो जो पिछले सवालों में कभी हमने 5 मिलियन लॉन्चिंग के ऊपर खर्चा करना है, वो हर साल करना था क्या? वो भी तो किसी एक साल में था। तो हम जिस ईयर को सॉल्व, हम इस वक्त 2018 को सॉल्व कर रहे हैं, 2017 गुजर गया हुआ है, 2017 गुजर चुका है और हम 2018 का ब्रेक इवन निकाल रहे हैं, 2018 की फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं कैलकुलेट। तो अगर इस सवाल में कुछ कहा होता कि हमने 2018 में सेल्स कैंपेन के ऊपर 5 मिलियन लगाने हैं, तो वो ना लिखते क्या? तो क्या वो हर साल करना होता है? हम तो बस एक साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल को यहां शामिल करने पे एतराज बताइए। हाँ, गेन होता तो वो नेट करते इसमें से। अगर गेन ऑन डिस्पोजल होता तो हम इसमें से नेट करते, क्योंकि वो वेरिएबल तो नहीं है ना, तो जो फिक्स्ड है वो सब इधर नेट होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल को यहां शामिल करने में एतराज बताएं। नहीं, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नहीं, बात ही समझ आई आपकी। ये हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं ना, ये एक्सपेंसेस हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल को यहां लिखने में मसला, अच्छा अभी मैं जीटी में जब सवाल करा रहा था तो एक बच्चे ने ये कहा कि जब आईकैप ने इसको सॉल्यूशन में नहीं लिया हुआ तो फिर हम क्यों लें? हाँ जी, नहीं वैलिड सवाल है कि इसका मतलब है कि वो जब नहीं कंसीडर करते इसको तो आप क्यों कर रहे हैं? मैंने बड़ा वैलिड सवाल पूछा, बच्चे का मजाक नहीं उड़ा रहा, बिल्कुल वैलिड सवाल है। और ये जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं जो वो जो जाग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, या कैमरे के पार भी जो हैं, वो ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि सर ने कह दिया कि ये गलत है तो भाई क्यों गलत है, और चलो सर की बात माने क्या आईकैप की बात माने हैं? देखिए आपका एज ए स्टूडेंट बिल्कुल ये फिक्र होनी चाहिए, मतलब जैसे उस बच्चे ने पूछा है और मुझे उसकी बात बिल्कुल जेन्युइन लगी थी कि जब आईकैप इसको नहीं शामिल कर रहा तो फिर हम क्यों शामिल करें? हाँ जी,
नया कौन? अच्छा, जब जब आपके मुझे नहीं पता, कॉस्ट में तो मैंने खैर बहुत ज्यादा ये कहा होगा, और बल्कि ये जो बुक बनाई थी अपनी, उसमें मैंने एक और काम ये किया था कि जहां जहां मैंने आईकैप के सॉल्यूशंस से इख्तलाफ किया हुआ है, तो मैंने साथ ये लिखा हुआ है कि मेरा आईकैप से क्या इख्तलाफ है। तो कॉस्ट में तो काफी सारे इख्तलाफ किए हुए हैं, उसके अलावा रिपोर्टिंग में भी कुछ इख्तलाफ हैं। शायद बाकी टीचर्स भी, आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, शायद वो कहीं क्रिटिसाइज करते रहे हों, शायद कोई लॉ में या टैक्स है ना। तो फिर आईकैप, मतलब आईकैप से इख्तलाफ जब आईकैप को शामिल नहीं करता, आईकैप है क्या? कोई नहीं, इस पर मैं शोर नहीं लगा रहा, बड़ी सीरियस बात समझा रहा हूं। देखें, है, हाँ हाँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं ये बात। आप जब इसको ये सोचेंगे ना भाई, आईकैप जब ऐसे करता है तो आईकैप क्या है, मतलब आईकैप ने क्या, यार काम की बात कर रहा हूं ना, सुन ले, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को परेशानी रहेगी, वरना इसलिए बता रहा हूं कि आईकैप ने क्या अपने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बताए हुए हैं कि हम प्रिंसिपली लॉस ऑन डिस्पोजल को यहां नहीं काम किया करते। आईकैप के पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें दुनिया का सारा इल्म परफेक्टली मौजूद है, और अगर टीचर क्लास में कह रहा होता है कि आईकैप का सोल्यूशन गलत है, तो वो आईकैप एज अ इदारा को चैलेंज कर रहा है? नहीं, ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये आईकैप तो देखिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जिसने आप लोगों के एग्जाम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही एंगेज करना है। और अगर आप अपने टीचर्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो फिर तो आप आंखें बंद करके इस बात पे मान लेंगे, लेकिन अगर लॉजिकली भी सोचें तो जितने कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, टीचर्स के क्लियर होते हैं ना, नॉन टीचर्स के नहीं होते। यानी अब मैंने जब पहली दफा कॉस्ट पढ़ाई होगी तो इतने गहरे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, पढ़ा पढ़ा के बच्चों के सवाल सुन के, उनको सोच के, कई बच्चों के सवाल मेरी लर्निंग में इजाफा करते हैं, उनको सोच सोच के, जितने भी टीचर्स हैं, प्रोवाइडेड के वो वाकई मेहनत से भी पढ़ाते हो, तो उनके कॉन्सेप्ट नॉन टीचर से बेहतर होते हैं। तो फिर आईकैप में एग्जामिनर्स टीचर्स तो हो नहीं सकते, बाय रूल नहीं हो सकते। जो टीचिंग से कनेक्टेड है वो बाय रूल एग्जामिनेशन में एंगेज हो ही नहीं सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। यानी अगर मैं जितना मर्जी ईमानदार इंसान हूंगा, लेकिन अगर मैंने कहीं आईकैप का कोई पेपर बनाया है, तो मैं आपके सामने पेपर नहीं शो कर रहा हूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको सारी चीजें पढ़ा जाऊंगा क्लास के अंदर। ये फेयर नहीं है ना फिर बाकियों के साथ, तो इसलिए टीचर्स बाय रूल नहीं हो सकते एंगेज। तो ये लोग जो पेपर बनाते हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हाँ, अच्छे होते होंगे ये लोग कॉन्सेप्चुअली, ऐसा नहीं कि निकम्मे लोग आ जाते हैं। आईकैप एग्जामिनेशन को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करने वाला इदारा है, और वो इंप्रूव कर रहे हैं, पिछले कई साल से इंप्रूवमेंट आ रही है। इवन देन ये इंडिविजुअल्स हैं, यानी जिसने इस अटेम्प्ट का पेपर बनाया होगा वो कोई आईकैप के सॉफ्टवेयर से बनकर नहीं निकला, वो एक इंडिविजुअल मिस्टर एबीसी होगा जिसके होंगे कॉन्सेप्ट्स अच्छे, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं भी होंगे। तो उसने सवाल बनाया, उसने सॉल्यूशन बनाया। अब आईकैप वाले एक इदारे के तौर पे उसकी को मॉनिटरिंग भी करते होंगे, कुछ सुपरविजन होती होगी, लेकिन चलें मैं अभी पैक की मिसाल लेता हूं। मेरे उस्ताद हैं जाफर साहब, लेकिन मेरे जितने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं जाफर साहब के होंगे? नहीं होंगे, आई एम श्योर नहीं होंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है। मैंने सवाल बना दिया, पैक इदारे के अंदर मेरे बनाए हुए सवालों को कौन चैलेंज करेगा? नहीं करेगा ना। मैक्सिमम क्या कर लेंगे कि कोई कैलकुलेशंस चेक कर लेंगे, कहीं पर कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, तो ये होगा कि जी पेपर रिव्यू हो गया। लेकिन अगर मैंने कोई बहुत गहरा पॉइंट अपनी तरफ से डाला था, तो वो इदारे जितने मर्जी कंट्रोल लगवा ले, वो तो नहीं चेक हो सकेगा। तो जिन्होंने भी पेपर बनाया होगा उस अटेम्प्ट में, उससे पॉइंट मिस हो गया। तो ये आईकैप से तो टक्कर नहीं हो रही कि आईकैप अगर इस हक में नहीं है, उन्होंने कौन सा रूलिंग दी है कि हम इस हक में नहीं है, जो इसके खिलाफ गया वो हम में से नहीं है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। तो ये इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने पेपर बनाए होते हैं, कॉन्सेप्चुअली अच्छे होते हैं वो लोग, आसान काम नहीं होता पेपर बनाना, लेकिन टीचर्स के कॉन्सेप्चुअल मुकाबले पे वो नहीं होते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सब टीचर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आपके टीचर्स आईकैप के कुछ सॉल्यूशंस को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो आईकैप नहीं क्रिटिसाइज हो रहा होता, उस अटेम्प्ट में जो एग्जामिनर था उससे हो गई गलती। और ऐसा हुआ है, खासतौर पे कॉस्ट की बात करूं तो ये जो हम कैलकुलेशन किया करते हैं ना, ये शुरू में जब टेस्ट हुई थी तो उस दफा के एग्जामिनर से हैंडल नहीं हुई थी, उसने गलत की थी। उसके बाद जो एग्जामिनर आए उन्होंने सॉल्यूशन में ठीक की भी थी। तो इसलिए मैंने आपको जो पढ़ाना है अपने बेस्ट इल्म के मुताबिक सही पढ़ाना है। अगर आप ये कहें जी हम ये वाली गलती याद रख लेते हैं कि आईकैप के सॉल्यूशन में कहां गलती थी, उन्होंने कौन था इन स्टैंडर्ड के हिसाब से सवाल बनाने। तो इसलिए जब टीचर्स आपको कुछ सवाल के बारे में ये कह रहे होते हैं कि इस सवाल का सॉल्यूशन गलत है, तो वो कोई आईकैप एज अ इदारा चैलेंज नहीं हो रहा होता। उस अटेम्प्ट का एग्जामिनर इंडिविजुअली कुछ गलती कर रहा था, वो गलती आपको बता दी। और कुछ नहीं भी हो तो आपके पास भरोसा करने के लिए कौन है, तो बस भरोसा करके चल ले। हाँ, इस पे इख्तलाफ है तो जरूर बताइए, मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूं। हाँ जी, समझ आ गई। टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, और अब क्या रह गया? 35 पॉइंट। लेकिन आप ये भी भरोसा रखिए कि बेहतरी ना मुसलसल आती चली जा रही है, खासतौर पे आज से कोई 5-10 साल पहले जो पेपर्स का लेवल था और अब जो बहुत इंप्रूव है, सीफैप में खासतौर पे बहुत इंप्रूवमेंट है। तो
मेरे ख्याल में, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी आईकैप हायर करके उनकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, तो ओवरऑल बहुत बेहतरी आ गई हुई है। ये कुछ पुराने सवाल है जिनमें गलतियां ज्यादा होती थी, अदरवाइज अब बहुत बेहतरी हो गई है। अब क्या रह गया है, सिर्फ सीएस रेशियो। 25% है तो सही, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो जाएंगी तो वो 25% नहीं चल सकेगी, तो हमें नई सीएस रेशियो निकालनी पड़ेगी। और पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट तो नहीं है ना, तो पिछले साल की टोटल से भी काम चला सकते हैं। आवाज नहीं आ रही? अभी करेंगे, अभी पिछले साल की आवाज आ रही है नीचे वाले रूम में? हाँ जी ठीक। पिछले साल की टोटल फिगर्स पता हो तो उनमें प्राइस चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस डाल के अगले साल की फिगर्स बना लें और उससे नई सीएस रेशियो निकल आएगी। और ये पिछले मेरा ख्याल है 2 सवालों में हम ये बात सीख चुके कि नई सीएस रेशियो निकालने के लिए सिर्फ प्राइस चेंजेस डालना जरूरी है, क्वांटिटी चेंज ना भी डालें तो सीएस रेशियो ठीक ही आएगी। हाँ, पिछले 2 सवालों में तो क्वांटिटी चेंज इसलिए इग्नोर की थी कि पता नहीं थी, अब तो पता है। वो भी डाल लेंगे तो मल्टीप्लाई बढ़ेगा ना, मतलब कैलकुलेटर पे उंगलियां और चलानी पड़ेंगी। तो आप चाहे तो क्वांटिटी चेंज डाल लें, चाहे तो क्वांटिटी चेंज इग्नोर कर दें। तो चले, मैंने जो सॉल्यूशन पीछे किया हुआ है वो इनको डाल के किया हुआ है, तो अब जो है वो इग्नोरिंग कर लेता हूं। इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज, मसला कोई नहीं है, सिर्फ लिखनी ही और पड़ेगी फिगर। इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज किसी मजबूरी के तहत हम नहीं कर रहे इस सवाल में, हमें पता है वॉल्यूम चेंज हम बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन बस ये चीज और पक्की कर रहा हूं कि नई सीएस रेशियो निकालने के लिए सिर्फ प्राइस चेंजेस चाहिए, वॉल्यूम चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ नई सीएस रेशियो निकालने के लिए काम कर रहा हूं। डालना है वॉल्यूम चेंज, बिल्कुल डाल लें, हर लाइन के साथ 1.45 1.45 1.45 भी करना पड़ेगा, नहीं लिखना तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। पिछले साल की जो सेल्स थी, अगर हम उनमें प्राइस चेंज डाल लें तो 18 की क्या बन जाएंगे? वॉल्यूम चेंज रहने देते हैं, प्राइस चेंजेस, ये क्या कर रहा हूं मैं, वर्किंग थ्री क्या हो रही है इस वक्त? हम लोग नई सीएस रेशियो निकाल रहे हैं, है ना? तो अगर वॉल्यूम चेंज इग्नोर भी कर दें तो क्या लाजमी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा? प्राइस चेंजेस। तो सेल्स में क्या प्राइस चेंज? 0.98 7.81। और वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल की कितनी थी, कैसे कैलकुलेट होंगी? इसका 75%। बस वेरिएबल कॉस्ट काफी है या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अलग अलग तोड़ने पड़ेंगे? क्यों? सिर्फ इसलिए कि पहले पैराग्राफ में तोड़ने को कह रहा था, फिर क्योंकि उनमें चेंजेस डिफरेंट है, इसलिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को अलग करना पड़ेगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 89.6 का 75%, 89.6 का 75%, 89.6 का 75%। ये क्या किया मैंने? ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली। अब उस वेरिएबल कॉस्ट को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में कैसे तोड़ना है? अभी तो मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिखी है ना, अब इसको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में तोड़ना है। अच्छा, 45 35 20 रेशो दिया मैंने, 45% क्यों लिख दिया? क्योंकि वो 100 बन रहा है टोटल, इसलिए। अभी इस वक्त तक जितना ब्रैकेट में किया है, ये क्या किया मैंने? पिछले साल की टोटल मटेरियल, टोटल लेबर, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स निकाले। और अगर ये ना करें तो फिर इन सब के साथ 1.457 1.457 वो सबके साथ लिखना पड़ेगा। लिखना है तो लिख लें सबके साथ, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, सीएस रेशो खराब नहीं होगी हमारी। जी, हम 2018 की नई सीएस रेशो निकाल रहे हैं, तो अगर आप ये इग्नोरिंग ना करना चाहें तो ना करें, ना करें इग्नोर। लेकिन वो बार बार लिखना पड़ना था और सीएस रेशो का इस पे फर्क नहीं पड़ना, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं लिखते। जी, यहां तक ओके। मटेरियल के साथ क्या क्या होगा? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, दूसरा पैराग्राफ, पुराने प्लांट में जो वेस्टेज हुआ करती थी
यानी प्रोसेस में जो 5% मटेरियल वेस्ट हो जाया करता था नए प्लांट में, अब वो नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ज्यादा भारी करके बेच दिया करेंगे, इनपुट कम कर देंगे। तो ये वही वाला है। तो पहले होता था 5%, अगर अब 2% होता तो हम पिछले साल की मटेरियल कॉस्ट से यहां तक कैसे पहुंचते? इनटू 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98, यहां से यहां तक 0.95, फिर यहां तक 0%। बस डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, होने ही कोई नहीं वेस्टेज। तो नए मटेरियल तक कैसे पहुंचे? इनटू 0.95। बस खत्म हो रहा है सवाल। ये परसेंटेजेस की बड़ी मजे की कहानी है, ये दोबारा किसी सवाल में बिल्कुल हो सकती है। 0.95 वाली बात ये वाली थी। पॉइंट नंबर 3, मटेरियल खरीदेंगे हम ज्यादा करके, OQ रखेंगे ज्यादा, OQ वो ज्यादा रखेंगे, तो उससे फिर हमें सप्लायर दे देगा 10% डिस्काउंट। तो इनटू 0.9, तो मटेरियल कॉस्ट नई बन जाएगी 25.86। लेबर तो बहुत ही मजे का। पॉइंट नंबर 1, दूसरा पैराग्राफ, नए प्लांट से डायरेक्ट लेबर आवर्स 8% हो जाएंगे कम, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी। नहीं, मशीन आवर्स नहीं, लेबर आवर्स। अच्छा चलें, ठीक है ठहर जाए। पॉइंट 4 पे आते हैं पहले। पॉइंट 4, डायरेक्ट वेजेस को करेंगे हम महंगा और वर्कर्स हो जाएंगे खुश, तो उनकी एफिशिएंसी 10% से इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तो वेरियस में भी बड़ी दफा कर चुके, इनटू 1.08, और इसकी वजह से 0.9। वेजेस होंगी 8% महंगी और उनसे उनकी 10% एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, यानी 0.9। अब आए वापस पॉइंट 1 के दूसरे पैराग्राफ पे। ये 8% क्या है? तो वो 8 क्या और ये 10 क्या है? वेस्टेज की वजह से। नहीं भाई, मशीन है वो ज्यादा ऑटोमेटिक होगी, टाइम कम लगता होगा। ये टाइम की कमी है वर्कर्स को खुश करने की वजह से। ये है पॉइंट 4, 8% वेज रेट बढ़ाएंगे तो फिर वो काम अच्छा करेंगे। और जो पॉइंट 1 का दूसरा पैराग्राफ है उसमें मशीन है नई, वो होगी ऑटोमेटिक, लिखा नहीं ऑटोमेटिक, मैं कह रहा हूं कि वो ऑटोमेटिक ज्यादा होगी तो उसमें लेबर का काम कम होगा, इसलिए लेबर आवर्स कम हो जाएंगे। वो 0.92 अलग से आएगा। ये 0.9 अलग है, ये 0.92 अलग है जी। 60.09। और ओवरहेड्स क्या जी? ये सही नहीं है? 21.03। वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या चेंज आएंगे? ओवरहेड्स, जब वो कह रहा है कि ओवरहेड 4% बढ़ेंगे तो वो फिक्स, सिर्फ फिक्स की बात हो रही है, तो ये भी 4% ही बढ़ेंगे, इनटू 1.04 जी। तो नया कंट्रीब्यूशन आएगा 26.94, और इसको परसेंटेज की शक्ल में देखेंगे तो नहीं, कैपेसिटी नहीं, CS रेशो, CS रेशो की वर्किंग कर रहे थे हम 30 पॉइंट, बस इतना सा सवाल था। अब ये 30.68 आएगा यहां, और यहां से आएगी ब्रेक इवन सेल यहां, डबल 16.8988, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्यों नहीं होगा? डबल 1.07, और उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में पूछा है, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स 8. बस जी, ये था 12 नंबर का सवाल। पॉइंट नंबर 1 का दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ
दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नया प्लांट जो पुराने प्लांट की मटेरियल वेस्टेज थी वो खत्म कर देगा, यानी ये मटेरियल वेस्टेज नहीं हुआ करेगी। और डायरेक्ट लेबर आवर्स 8% कम हो जाएंगे, क्योंकि नया प्लांट है तो ज्यादा जल्दी काम हो जाया करेगा, टाइम कम लगेगा। तो ये जो लेबर का टाइम कम लगेगा ये मशीन नई की वजह से, और जो पॉइंट नंबर 4 में टाइम कम लगेगा वो उनका रेट बढ़ाने की वजह से। कल फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करूंगा। और हाँ जी, ध्यान उधर करना कैमरा। और वो जो ऑटम 16 होमवर्क दिया था वो फिर अगर किया है तो कल करता हूं डिस्कस। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। है